हाय हेलो फ्रेंड्स, जैन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं पैरेलल आरएलसी सर्किट। एक ऐसी सोर्स लेंगे, उसमें पैरेलल में अपने इंडक्टर जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस जोड़ेंगे और कैपेसिटर जोड़ेंगे। फिर अपन देखते हैं कि उसमें करंट किस प्रकार फ्लो होगी, रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होती है, इंडक्टर में कितनी होती है, कैपेसिटर में कितनी होती है। ओके, और साथ में देखेंगे अपन उसका पावर फैक्टर। ओके, तो करते हैं अपन स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि यार आरएलसी पैरेलल आरएलसी सर्किट पढ़ना है, तो अपन पैरेलल सर्किट बनाते हैं पहले। तो मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया और आपका एक इंडक्टर लिया और एक मैंने कैपेसिटर लिया है। हो गया। तो यहाँ से मैं देखो कि मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, तो ये आर हो गया, ये क्या हो गया एल हो गया और ये हो गया सी। तो अपना क्या बन गया, पैरेलल, तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल आर एल सी सर्किट अपना बन चुका है। ओके, बिल्कुल सिंपल है। अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से कोई सप्लाई दे रहे हैं और वो सप्लाई दे रहे हैं अपन एसी सोर्स पढ़ रहे हैं ना, एसी के क्रॉस पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो करंट है वैल्यू है वो मैं आई डाल देते हैं डायरेक्ट। ओके, अब अपने क्या करना है कि ये जो आई करंट है ये यहाँ पर जाके यहाँ पर आई आर निकलेगी, इसका कुछ भाग इधर निकलेगा जो क्या कहलाएगा आई एल कहलाएगा, इसका कुछ भाग आपका इधर निकलेगा वो क्या कहलाएगा आई सी कहलाएगा। अपने क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, इस आई की वैल्यू याद करनी है अगर अपने पास ये वैल्यू दे दी जाए तो। अब आपको एक चीज़ बता रखी है कि यार जो इंडक्टर और कैपेसिटर होता है ये दोनों क्या है, काल्पनिक भाग है, इमेजिनरी भाग है। हो गया। किसके द्वारा डिनोट करेंगे इनको दोनों को, आयोटा के द्वारा डिनोट करेंगे। अपन काफ़ी बार पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में भी, है ना। तो अब क्या करना है कि अपने को इनके साथ फेज एंगल के साथ में और काल्पनिक और रियल, जो ये रेजिस्टेंस बच गया रियल पार्ट हो गया, इनके साथ अपन ऐड करते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखना है कि इनका डायरेक्ट सम तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, दोनों इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है, तो डायरेक्ट करंट जुड़ नहीं सकती। तो कैसे जुड़ेगी, अपने को इनका फेजर सम करना पड़ेगा। अब फेजर सम करते हैं तो अपन कैसे करेंगे, एंगल के साथ करेंगे। कैसे, देखो ये जो आपकी करंट आई ये इक्वल होगी किसके, आई आर के, मतलब KCL जो कहता है उसी अकॉर्डिंग आई आर हो गया। अब यहाँ पर मैं प्लस डालता हूँ, प्लस क्यों, पहले इसे अपन एंगल डिनोट कर लेते हैं कि यार रेजिस्टेंस में जो करंट आएगी और वोल्टेज में क्या रिलेशन रहता है। यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी और करंट में क्या रिलेशन रहता है, तो आप याद रखें कि जो रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट और वोल्टेज आपकी सेम फेज में चलती है। तो सेम फेज में चलती है तो कहने का मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी एंगल नहीं है। तो एंगल नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब अगर हम बात करते हैं कि इंडक्टर की, तो इंडक्टर को एक काल्पनिक भाग है आयोटा के द्वारा डिनोट करना है, मैंने आयोटा लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से मैंने ये लेना है, आईएल करंट लेनी है। अब अपने को आईएल की क्या देखना है, एंगल देखना है। तो यूं बताओ यार, इस इंडक्टर एक लैगिंग एलिमेंट होता है, बहुत बार पढ़ रखा है अपन ने। क्यों होता है, रीजन क्या है, क्योंकि इंडक्टर में जो करंट आ रही है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चली जाती है। तो 90 डिग्री पीछे चली जाती है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर -90 डिग्री प्लस। अब इसकी बारी है आईसी की, तो आयोटा से लिखेंगे क्यों, काल्पनिक भाग है, और ये आईसी लिख दिया। अब बताओ एंगल डिनोट करना है। कैपेसिटर में क्या करता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चली जाती है, तो आगे कौन चली, करंट चली ना, कितने डिग्री, 90 डिग्री, इसीलिए क्या ये लीडिंग एलिमेंट है। मैंने यहाँ पर +90 लिख दिया। ओके, ये लो +90, जो यहाँ पर कोई अगर अपने को चिन्ह नहीं दिया जाता तो याद रखिए वो पॉजिटिव होता है। ओके, तो अब अपने क्या करना है कि जो ये एंगल है ये ओनली फॉर अपने को प्लस माइनस का निशानी दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा इनका कोई यूज़ नहीं होगा। अब अपने क्या करेंगे, क्या यहाँ से आई इक्वल्स क्या निकल जाएगा आपका, आई आर 0 डिग्री कोई मतलब नहीं है, प्लस आयोटा आई एल। अब देखो ये माइनस है तो यहाँ पर बार क्या आ गया आपका, माइनस आ गया। ये पॉजिटिव है तो प्लस आयोटा आई सी आ गया। ये अपने पास जो इक्वेशन आ गई, अपन ने इससे क्या किया है कि यहाँ पर आयोटा आयोटा आ रहा है, मैं इसको आयोटा कॉमन ले सकता हूँ, तो आई आर माइनस आयोटा ब्रैकेट में आई एल प्लस आई सी, ये लिख सकते हैं। अपन इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। अपने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन क्या करेंगे, करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आयोटा अपने गायब करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को पूरे को स्क्वायर करके अपन आई की वैल्यू फाइंड करते हैं, और आई की वैल्यू जो आती है आपकी क्या आती है, आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का
होल स्क्वायर और किस में, रूट में। अगर आपको आरएलसी सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, ये वाला होगा। अब बात करें कि मैंने यहाँ पर जो केस लिया ना, ये आई एल है, ये याद रखिए कि इसको अलग पैसे डिनोट करते हैं अपन, जो इंडिकेट रहेगा कि ये आई एल है और ये आपका आई सी है। अब इस केस में देखो क्या लिया मैंने कि इस केस में मैंने यूँ मानना है कि आई एल ग्रेटर देन है आई सी से। ओके, अगर आपके पास ऐसा केस होता तो आपको यूँ लेना है। अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए कि आई सी बड़ा है किससे, आई एल से, तो आपका आई सी क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। ओके, जो चीज़ बड़ी है उसको आपको माइनस करना, उसी में से माइनस करना है। तो अपने यहाँ पर माइनस ना डाल के ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, ये दिखाता है कि आपका जो बड़ा है उसको पहले लेके आप माइनस कर लो। ओके, तो यहाँ से अपने पास ये इक्वेशन मिल गई। अब अगर अपन बात करते हैं कि यार इस सर्किट में अपने को एडमिटेंस निकालना है, क्या निकालना है, एडमिटेंस निकालना है, मतलब इस सर्किट की कुल चालकता निकालनी है। ओके, तो अपने को निकालना है एडमिटेंस। मैंने डाली यहाँ एडमिटेंस को अपन वाई के द्वारा डिनोट करेंगे। अब अपन एडमिटेंस कैसे निकल सकता है कि यार इस एक नंबर इक्वेशन में अगर अपन वोल्टेज से डिवाइड कर दें तो अपने पास एडमिटेंस निकल जाएगा। अब याद रखें कि ये अगर यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज V है ना, तो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस पर भी वोल्टेज कितना होगा, V होगा। इंडक्टर पर भी वोल्टेज कितना होगा, V होगा। कैपेसिटर पर भी वोल्टेज कितना होगा, V होगा। ओके, क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है। तो अपन ने क्या किया कि इक्वेशन 1 में V से भाग लगाने पर, लगा दे भाग, तो इक्वेशन अपनी ये कौन सी है, I इक्वल्स आई आर माइनस आयोटा आई एल माइनस आई सी, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अपन इसमें क्या कर रहे हैं, V से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको मैंने V से डिवाइड किया, इसको मैंने V से डिवाइड किया, इसको मैंने V से डिवाइड किया, इसको मैंने V से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। यहाँ से अपने पास रिजल्ट निकल के आता है वो देखें कि I अपॉन V, V अपॉन I तो आपका Z बनता है ना, तो I अपॉन V क्या बन जाएगा आपका Y। ओके, समझ में आया आपको कैसे लिखा, इसको मैं समझा देता हूँ आपको, फिर अपन रफ कर देते हैं। देखो कि यार अपन जानते हैं कि जो Z होता था वो V अपॉन I होता है ना, टोटल वोल्टेज में टोटल करंट का डिवाइड कर देंगे तो अपने Z आता है। अगर अपन क्या करें कि इसी को अपोजिट कर देते हैं, इसको अपोजिट मतलब इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन Z इक्वल क्या हो जाएगा, I अपॉन V, और 1 बटा Z हो गया, लिखते हैं अपन Y, तो Y इक्वल क्या हो जाएगा, I अपॉन V। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा है, Y। ओके, तो यहाँ से Y लिखा है तो इक्वल लगाया, यहाँ पर I अपॉन V क्या हो जाएगा आपका कंडक्टेंस G माइनस आयोटा, I एल अपॉन V क्या हो जाएगा आपका ससेप्टेंस, और IC अपॉन V क्या हो जाएगा आपका ससेप्टेंस किस पे, कैपेसिटर पर। अपने पास यहाँ तक मिल गया। अब अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, Y इक्वल रूट में जी स्क्वायर प्लस BL, कोई बड़ा वो ले लें आप, और BC का होल स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट डाटा याद रखना है कि RLC सर्किट में अगर क्या आ जाए अपने को एडमिटेंस निकालना तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, अब अपन चलते हैं, एक चीज़ और रहती है अपने पास, कई बार पावर फाइंड करनी होती है। पावर तो देखो सारों में अपन RLC पैरेलल हो, सीरीज हो, पावर इक्वल रहती है। तो पावर का फॉर्मूला आपका क्या रहता है वो देखें। पावर अपनी जो होती है वो P इक्वल्स क्या होती है, V इंटू आई होती है ना, V और I को मल्टीप्लाई कर दे पावर बन जाती है। तो मैंने क्या किया, करंट की इक्वेशन अपने पास है, अगर अपन इस इक्वेशन को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते तो अपने पास क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो बस वही काम अपन यहाँ पर करेंगे कि इक्वेशन जो 1 है इसको अपन V से गुणा कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इक्वेशन 1 को V से गुणा करने पर, अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अपने पास इक्वेशन ए कौन सी है, I इक्वल्स आई आर माइनस आयोटा आई एल माइनस आई सी, सॉरी प्लस हो गया ये इक्वेशन। अब अपन क्या कर रहे हैं, V से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर मैं V से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो सॉरी V से मल्टीप्लाई करनी है अपने ना, पावर निकालनी है। ये लो मैंने सारी इक्वेशन को क्या कर दिया, V से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर भी कर दिया। ओके, तो जैसे अपन V से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो पावर बन रही है वो सर्किट की टोटल पावर बन रही है। टोटल पावर किसे डिनोट करते हैं अपन, एपरेंट पावर S। यहाँ पर कौन सी पावर बन रही है, रियल पावर बन रही है रेजिस्टेंस की, और यहाँ पर कौन सी पावर बन रही है आपकी, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर, प्लस आपकी कौन सी बन रही है, इंडक्टिव कैपेसिटिव पावर, कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर बन रही है। ओके, तो यहाँ से S की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, P स्क्वायर प्लस XL XC का होल स्क्वायर, वो भी किस में,
रूट में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको 3 फार्मूले जो मैंने ब्रैकेट में बंद किए हैं आपको ये ही याद रखने हैं। इन्हीं से अपन क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अभी अपन देखते हैं पावर फैक्टर के बारे में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन पावर फैक्टर देखते हैं। इस सर्किट में पावर फैक्टर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अब अपन देखते हैं पावर फैक्टर के बारे में। तो पावर फैक्टर क्या होता है कि पावर फैक्टर, अब पावर फैक्टर जो होता है उसको अपन cos फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। सर्किट में पावर फैक्टर याद करने के फॉर्मूले मैंने साफ साफ एक ही रीजन बताया आपको कि यार जो सर्किट पे क्रिया हो रही है उसको पहले लिख दो, सॉरी जो रेजिस्टेंस पे क्रिया हो रही है उसको पहले लिख दो, अपॉन जो सर्किट पे क्रिया हो रही है उसको डिवाइड कर दो उससे। ओके, कैसे करेंगे वो देखें। यार रेजिस्टेंस पे आपकी जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, देखें IR आ रही है। सर्किट की टोटल करंट कितनी है आपकी, I है, डिवाइड कर दो, क्या बन गया, पावर फैक्टर बन गया। कितना सिंपल है। दूसरा फॉर्मूला देखें तो अपन जानते हैं कि रेजिस्टेंस के जो चालकता को डिनोट करते हैं वो G से करते हैं, और टोटल जो सर्किट की चालकता निकालें वो अपन एडमिटेंस कहते हैं Y। तो देखो रेजिस्टेंस पे क्रिया कितनी हुई, G, और आपका टोटल सर्किट की कंडक्टेंस कितनी आई आपकी, Y कह सकते हैं ना एडमिटेंस को। ये एक फार्मूला और लिख सकते हैं अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पावर है आपकी रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होती है वो P पावर होती है, वास्तविक पावर, और सर्किट की जो टोटल पावर होती है वो होती है एपरेंट पावर। तो यहाँ पर P/S वाला फॉर्मूला आ गया। ओके, तो ये जो पावर फैक्टर के फॉर्मूले हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करके देखते हैं एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं कि दिए गए परिपथ में पावर फैक्टर याद करो कि अपने पास ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर जो होता है आपका, उसका फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। देखो cos फाई इक्वल क्या होता है आपका, एक तो IR/I, या फिर अपन कह सकते हैं कि G/Y, या फिर अपन कह सकते हैं P/S। इनमें से अपने पास कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। देखो करंट की वैल्यू अपने पास आ रही है, तो मतलब कहने का मतलब करंट वाला फॉर्मूला अपन पावर फैक्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos फाई इक्वल IR/I। अब देखो सर्किट की टोटल करंट दे रखी है कि अपने पास नहीं दे रखी। देखो रेजिस्टेंस पे करंट दे रखी है, IR की वैल्यू दे रखी है, IL की वैल्यू दे रखी है, और IC की वैल्यू दे रखी है। अपने पास टोटल सर्किट की करंट नहीं है, अपने को निकालना पड़ेगा, I की वैल्यू अपने को फाइंड करनी पड़ेगी, तभी जाके अपना पावर फैक्टर निकल पाएगा। तो देखो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, I इक्वल्स अपने पास फॉर्मूला होता है IR का स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का होल स्क्वायर, और किस में, रूट में। तो यहाँ से अगर अपन I निकालेंगे तो देखो I कैसे निकलती है। यहाँ से अपन ने क्या किया कि I का स्क्वायर, तो मतलब I का स्क्वायर, I में कितने एम्पियर है, ये 6 एम्पियर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस देखो IL माइनस IC, IL माइनस IC, 12 में से 4 गए, कितने बच गए 8, और 8 का क्या करेंगे अपन फिर स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया आपका 64 आ गया। तो I की वैल्यू आ गई, वो कितनी आई आपके पास, √100। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √100 को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो आती है अपनी 10 एम्पियर होता है। अब अपन क्या करेंगे, I की वैल्यू अपना 10 एम्पियर आ गई, तो अब अपन इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं कैसे कि cos फाई इक्वल IR की वैल्यू, देखिए IR की वैल्यू कितनी है, IR की वैल्यू, तो IR की कितनी है 6 एम्पियर है ना, तो ये 6 एम्पियर, और टोटल करंट की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 एम्पियर, तो ये हुई 10 एम्पियर। तो यहाँ से डिवाइड किया तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.6। अब ये यार लीडिंग है कि लैगिंग है, ये चेक करो। तो यूँ बताओ कैपेसिटर में ज़्यादा करंट आ रहा है या इंडक्टर में ज़्यादा करंट आ रहा है। तो देखो इंडक्टर में ज़्यादा करंट आ रहा है ना, तो आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग। क्यों, इफेक्ट किसका रहेगा, इसका रहेगा, तो आपका पावर फैक्टर कैसा आ गया, लैगिंग। ओके, तो 0.6 लैगिंग, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बिल्कुल सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए परिपथ में एडमिटेंस का मान याद करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एडमिटेंस निकालना है, यहाँ पर क्या दे रखा है, इसकी ये वैल्यू J की है, और ये वैल्यू किसकी है, ससेप्टेंस BL की, और ये वैल्यू किसकी है, ससेप्टेंस BC की वैल्यू है ना। अपने पास फॉर्मूला है Y इक्वल रूट में G² प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। देखो कैसे,
y का y इक्वल रूट में g का स्क्वायर करना, मतलब 5 का स्क्वायर करना, कितना होगा 25 प्लस bl 16 है और माइनस करना है bc को, इसको माइनस करना है 16 में से 4 चले गए, कितने बच गए आपके 12 बच गए, तो 12 का आपका स्क्वायर करें तो y इक्वल कितना आ गया आपका 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इन दोनों को अपन ने ऐड करेंगे तो आपका आएगा 169, और यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो रूट 169 किसका रूट होता है आपका 13 का। और देखो y की यूनिट क्या होती है अब महो, ये यूनिट याद रखना, और y होता है क्या एडमिटेंस, तो एडमिटेंस यूनिट महो, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 13 महो। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अपने पास क्वेश्चन है कि समांतर आरएलसी परिपथ में ग्रेटर देन एक्सएल है ना, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यार कोई समांतर सर्किट है, तो अपन एक समांतर सर्किट बनाते हैं, और ये लो आरएलसी सर्किट बनाते हैं ना, इंडक्टर है और ये आपका कैपेसिटर है, और यहाँ से कोई सोर्स जा रहा है, करंट सोर्स है आई। यार ये यूं कह रहा है कि जो इसका एक्सी है ना, वो है कम, और ये जो एक्सएल है ये है ज़्यादा, तो यूं बताओ इस टाइम पावर फैक्टर लीडिंग होगा लैगिंग होगा, क्या होगा। तो यार एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है एक्सी से, तो जो करंट बताओ इसमें आई एल ज़्यादा होगा कि आई सी ज़्यादा होगा। यार भाई एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है, करंट इसमें क्या आएगी आई एल कम होगी, किसकी तुलना में आई सी की तुलना में, तो ज़्यादा करंट किससे मूव करेगी इससे मूव करेगी, और ज़्यादा करंट इससे मूव करेगी तो इफेक्ट किसका रहेगा आपका कैपेसिटर का, कैपेसिटर का इफेक्ट रहेगा, तो हमेशा कैपेसिटर के इफेक्ट में पावर फैक्टर कैसा रहता है लीडिंग, तो क्या आ जाएगा लीडिंग। ध्यान रखें अगर यही क्वेश्चन अपोजिट होता कि अगर मैं ऐसा कहता कि एक्स एल लेस देन एक्स सी, अब इस टाइम पावर फैक्टर कैसा होता, तो इस टाइम पावर फैक्टर आपका, सॉरी यहाँ पर ये मैंने गलत किया, देखो इसमें ज़्यादा जाएगी करंट तो क्या होगा आपका पावर फैक्टर लीडिंग होगा ना, लीडिंग, तो लीडिंग यही है ना। ओके मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर अपने पास इस बार ऐसा आ जाए कि एक्स सी की वैल्यू क्या आ जाए ज़्यादा है और एक्स एल की वैल्यू क्या है कम है, तो करंट किस में ज़्यादा जाएगी इसमें से ज़्यादा जाएगी, तो इसका इफेक्ट रहेगा नहीं रहेगा, तो इस टाइम जो पावर फैक्टर होगा वो होगा लैगिंग। इस टाइम तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, पर इस टाइम पावर फैक्टर क्या होगा आपका लीडिंग होगा, तो ध्यान रखें। ओके काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। अब अपने पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर आरएलसी परिपथ में वेक्टर चित्र के संदर्भ में घटक होता है, मतलब समांतर जो सर्किट ले रहे हैं अपन ये वाला, इसमें आपके जो वेक्टर सम जो मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है वो कौन रहती है, करंट रहती है वोल्टेज रहती है, वोल्टेज रहती है ना, तो क्या होगा इसका आंसर वोल्टेज होगा। ओके आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब अपने पास ये सर्किट दे रखा है, एक आरएलसी पैरेलल सर्किट है, और इसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन की 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू याद करें। बिल्कुल सिंपल सा है कि यार यहाँ पर अपने क्या करना है आई आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो आई आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो रेजिस्टेंस पर करंट, मतलब आई आर की वैल्यू निकालनी है ना, आई आर ये निकालना है। अब अपने बात सुनो यार, यहाँ पर 200 वोल्टेज है, तो यहाँ पर भी कितना वोल्टेज आएगा आपका 200 ही आएगा, पैरेलल में चल रहा है सारों में 200 आएगा ना, तो V की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 200 वोल्ट हो गया। अब अगर अपन बात करते हैं कि यार यहाँ पर अपने पास रेजिस्टेंस कितना है, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू अपने पास दे रखी है इसने 4 ओम, तो ओम्स लॉ अकॉर्डिंग क्या होगा आई आर इक्वल V अपॉन R, तो आई आर इक्वल कितना हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 4, जैसे ही अपन अगर डिवाइड करते हैं तो कितना गया 15 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ नहीं किया कि यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू पैरेलल में आपकी इक्वल रहेगी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात करें। यहाँ पर अपने क्या करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू। अब देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैसे निकलती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए, एक्स एल बराबर क्या होता है 2 पाई एफ एल, तो एक्स इक्वल क्या होगा 2 का 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ की वैल्यू 50 इंटू एल की वैल्यू कितनी आपकी 0.2 हो गया। अगर अपन क्या करेंगे
कि यहाँ से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, और 10 को ये 20 हो रहा है, तो एक्स सी बराबर 20 इंटू 3.14। जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 62.8 ओम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। आगे अगर अपन चलते हैं तो आगे देखें कि क्या होता है। तो नेक्स्ट देखें, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका इंडक्टर में धारा का मान ज्ञात करें। तो इंडक्टर में अपने क्या करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास थर्ड क्वेश्चन कहता है कि अपने करंट की वैल्यू याद करनी है, आई एल की वैल्यू निकालनी है ना, ये इसमें आई एल की वैल्यू निकालनी है। देखो आपका वोल्टेज यहाँ पर है, उतना वोल्टेज आपका यहाँ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब कहने का है कि आपका जो वोल्टेज है वी की वैल्यू, ये वैल्यू अपने को निकालनी है। वी की वैल्यू अपने पास 200 है और अपने पास आर की वैल्यू जो एक्स एल की वैल्यू अपन ने कितनी निकाल रखी है, अभी निकाली अपन ने 62.8। तो ये 62.8 ओम आ गया। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं कि आई एल इक्वल वी अपॉन एक्सएल हो जाएगा। तो आई एल इक्वल वी कितना है, 200 अपॉन एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 62.8। जैसे ही अगर ये पॉइंट हटाया अपन ने तो ऊपर चला गया आपका 10, 0 चली गई ना, 10 चला गया, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं 0 चली गई ऊपर, तो ये ऊपर हो गया। तो आई एल की वैल्यू जो आपकी आएगी, आई एल की वैल्यू आएगी 3.18 आपका एम्पीयर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने क्या करना है कि लास्ट क्वेश्चन था अपना 4 नंबर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस याद करें। तो कितना सिंपल है कि यहाँ पर अपने पास क्या करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू याद करनी है। कहने का मतलब एक्स सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें एक्स सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आपका 4th नंबर क्वेश्चन है ना ये, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका एक्स सी इक्वल 1/2 पाई एफ सी, है ना। यहाँ पर अपने वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स इक्वल कितना हो गया, 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 50 हर्ट्ज ये रखा, और आपका सी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर -6। मतलब माइक्रो का मतलब क्या होता है आपका 10 की पावर -6। ओके, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ से अपने डाटा निकल आता है कि एक्स इक्वल 10 की पावर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, अपन ऐसा लिख दिया इसको कि 1000 इंटू 10 की पावर 3 ऊपर लेके चले गए, 10 की पावर -6 को ना प्लस का हो गया। और अपन नीचे लिख सकते हैं 2 इंटू, देखो ये जो पॉइंट हटेगा, मैंने 314 लिख दिया, पॉइंट हटा के लिखा है, तो यहाँ पर क्या चला गया आपका 2 0 और चली गई, इंटू क्या है अपॉन 50 इंटू 4, ये डाटा बच गया आपका। अब देखें 50 एक कम 50 और 50 दूनी 200, 100 ये कितने में कट गया, 1 पे कट गया। तो यहाँ पर एक्स एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 314 इंटू 4। अब अपने पास इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक्स सी की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.796 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल 0.796 किलो ओम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सर्किट है। इनको कैसे सॉल्व करते हैं अपन ने यहाँ पर इनको चेक किया है। तो फिर भी आप अगर क्वेश्चन करते रहें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनसे हर पढ़ने वाले बच्चे के पास वीडियो पहुँचे और उनका भी फ़ायदा हो पाए। ओके, बाय बाय।